अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब में इंतखाबी मुहिम के आगाज से ही नवाज शरीफ को ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बिलावल भुट्टो अपने जलसों में खबरदार कर रहे हैं कि नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बने तो वो ऐसा इंतकाम लेंगे जिसका अंदाज़ा ही नहीं। उनकी सियासत तशद्दुद की सियासत है। बिलावल भुट्टो जरदारी की नवाज शरीफ पर तनकीद सियासी एतबार से समझ में भी आती है। बिलावल जानते हैं कि पीटीआई इस वक्त कमज़ोर हो चुकी है और ख़ास तौर पर पंजाब में सूरत हाल से भी लग रहा है कि पीटीआई नून लीग को बड़ा सियासी चैलेंज नहीं दे पा रही। इसलिए एंटी नून लीग वोट बैंक को पीपल्स पार्टी के खाते में डालने के लिए बिलावल भुट्टो एलानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कह रहे हैं कि पीटीआई अगली हुकूमत नहीं बना पाएगी। इसलिए पीटीआई के वोटर्स अपने वोट को ज़ाया करने के बजाय पीपल्स पार्टी को वोट दें। बिलावल भुट्टो वाज़ेह अल्फाज में कह रहे हैं कि अब मुकाबले में तीर है या शेर, कोई तीसरा सियासी फरीक नहीं। एक सियासतदान के तौर पर बिलावल की नवाज शरीफ पर तनकीद तो समझ में आती है, मगर अब बिलावल भुट्टो अपने जलसों में आगे बढ़कर इंतखाबात तक के लिए ही नहीं बल्कि इंतखाबात के बाद की सूरत हाल को भी चैलेंज कर रहे हैं, यानी पोस्ट इलेक्शन मामले पर बात कर रहे हैं। रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज़ जलसे में खिताब में बिलावल ने नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर ये शख्स चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन भी गया तो कोई इसे तस्लीम नहीं करेगा। अवाम के साथ मिलकर गैर जमहूरी साजिश को नाकाम बना देंगे। नवाज शरीफ के चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने को बिलावल गैर जमहूरी साजिश करार देकर इसे तस्लीम न करने का दावा कर रहे हैं। मौजूदा सियासी मंजरनामे में पीटीआई पहले ही अमली तौर पर सिस्टम से बाहर जाती दिखाई दे रही है। इसके उम्मीदवार अगर अक्सरियत में ना आए तो पीटीआई यकीनी तौर पर मौजूदा इंतखाबी बंदोबस्त पर सवाल उठाएगी। ऐसे में अगर पीपल्स पार्टी जैसी कौमी धारे की जमात ने भी नून लीग की अक्सरियत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया तो मुमकिना तौर पर इंतखाबात के बाद मुल्की सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है? क्या पहले से सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम में घिरा पाकिस्तान इंतखाबात के बाद भी गैर यकीनी सूरत हाल को बर्दाश्त करने के काबिल होगा? सवाल तो ये भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी नवाज शरीफ के चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने को गैर जमहूरी साजिश करार देकर किस किस के लिए क्या क्या पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह भी बनता है कि जमहूरियत को बेहतरीन इंतकाम की फिलॉसफी लेकर चलने वाले बिलावल भुट्टो ये बात क्यों कह रहे हैं? इलेक्शन पे सवाल और पोस्ट इलेक्शन सवाल क्यों उठा रहे हैं? इसी पर पैनल की राय जानेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और जैगम खान। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सभी के लिए। चौथी बार वजीर आजम बन भी गए तो कोई तस्लीम नहीं करेगा, गैर जमहूरी साजिश नाकाम बना देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी, क्या बिलावल नवाज शरीफ को ही पैगाम दे रहे हैं? हसन निसार साहब, क्यों ये कह रहे हैं और पैगाम क्या सिर्फ नवाज शरीफ के लिए ही है? आयशा, इस तरह का पैगाम जो है ये अवाम से लेकर ख़ास और ख़ासुल ख़ास सब के लिए होता है। ये पैगाम बहुत लोडेड है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। नताइज, और ये बिलावल के कहने पे नहीं मैं कह रहा, दैट इज़ माई पर्सनल असेसमेंट, और वो आपकी नहीं है। अच्छा, एक पैगाम ज़रा मेरा भी नोट फरमा लें, काम आएगा, और वो ये नबी पाक का एक फरमान है कि दुआ मांगने से पहले बहुत अच्छी तरह सोच लो कि कहीं कबूल ही ना हो जाए। ये इंसानी ज़िंदगी में होता है, बाज़ औक़ात दुआ की कबूलियत अज़ाब बन जाती है। अल्लाह करे, एक दुआ मेरी भी है कि नवाज एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की इक़्तिदार वाली दुआएं कबूल हों, ताकि उनको आका के इस फरमान की समझ आ जाए। ये इनका आखिरी और इबरतनाक राउंड होगा। ये मेरा पर्सनल असेसमेंट भी है, इसलिए बिलावल के साथ डिसएग्री न करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज इट इज रिटन ऑन द वॉल। ये को पेशगोई नहीं है। हसन निसार साहब, वो जमहूरियत पसंद कहते हैं खुद को, और इलेक्शन हो रहा है, पोस्ट इलेक्शन जो भी इलेक्शन जीतेगा वो सामने होगा। क्या वो चौथी बार ना बने तो फिर उनको इलेक्शन की लेजिटिमेसी लगेगी, और अगर वो चौथी बार बनते हैं तो फिर उनको इलेक्शन लेजिटिमेट नहीं लगता है? देखें आयशा, मैं ये जो जमहूरियत पसंद हो ना फैशन है। अच्छा।
और कोई बुरा फैशन नहीं है। मतलब एकेडमिकली जब आप गप्पे छप्पे हाँक रहे होते हैं तो वह मैं डेमोक्रेट, मैं फलां, मैं एटम खां, क्या है इस दिस डेमोक्रेसी यार? मुझे तो 32 साल में कोई नहीं समझा सका, बात भी मेरी किसी ने नहीं मानी और मुझे कायल भी कोई नहीं कर सका। ऑल दिस इज रबिश, हम्बक, फ्रॉड, फॉल्स, शैम डेमोक्रेसी। अवाम का लेना देना ही कुछ नहीं है इस सारे खेल में। वो तो एम ही जैसे बखलाल इस्तेमाल होता है और फेंक दिया जाता है, बस हर चंद साल के बाद एक प्रैक्टिस होती है। जो इन्होंने गोश्त खाया होता है वो खलाल से निकाल नकूल के फिर नए सिरे से शुरू हो जाते हैं, ख़त्म हुई बात। तो डेमोक्रेसी वो कहते हैं खुद को, वो भी जितने डेमोक्रेट्स हैं, आई फेयरली नो दैट। सलमान के साथ क्या किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, मैं आई एडमायर हिम। लेकिन कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता, कोई 100% इम्परफेक्ट नहीं होता। सलमान जो था, ये एक पूरा ख़ानदान, उसके साथ क्या किया? जे रहीम मेंटोर था, क्या किया था उसके साथ? तो बस छोड़ो, जैसा मुल्क है वैसी डेमोक्रेसी है इसकी, जैसे हम हैं वैसी हमारी डेमोक्रेसी, खत्म। ठीक हो गया। अब सर साहब लोडेड पैगाम कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो तनकीद कर रहे हैं, जाहिर बात है इलेक्शन के लिए निकले, कैंपेन करेंगे, सियासी मुखालिफिन पर तनकीद होगी। जब पंजाब में तकरीरें थी तो बहुत से हल्के नूरा कुश्ती भी कह रहे थे कि कल को फिर फ्यूचर में गवर्नमेंट बनानी है तो इसलिए ये भी ज़रूरी है, इस वक्त अगर साथ चलना पड़ा तो फिर वहाँ भी खड़े होंगे। मगर पोस्ट इलेक्शन चैलेंज कर रहे हैं, मतलब है वो जो खुद कहते थे कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, उसको बिलीव करते हैं, वो पूरे सिस्टम को इस बात पर चैलेंज कर रहे हैं पोस्ट इलेक्शन की अगर ये चौथी बार बने तो फिर ये गैर जमहूरी साजिश है। क्या ये नूरा कुश्ती है या वाकई एक सीरियस मैसेज है कहीं उनका? ना ही नूरा कुश्ती है ना ही कोई सीरियस मैसेज है, ये मेरा ये ख्याल है। और जहाँ तक आपने कहा लोडेड पैगाम है, तो लोडेड पैगाम, मैं तो सोच रहा हूँ ये लोडेड पैगाम है या ये भी एक खलाल की एक और किस्म है कि इलेक्शन से पहले आप जो भी अपनी स्पेस लेना चाह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर लेवल प्लेइंग फील्ड लेना चाह रहे हैं और आप उन लोगों को पैगाम देना चाह रहे हैं जिसका आपने शुरू में जिक्र भी किया कि किसी और को पैगाम है, उनको पैगाम देना चाह रहे हैं कि साडा हक ऐथे रख। तो ये बहुत सारे इसमें मैसेजेस हो सकते हैं। मैं सीरियस बहुत ज़्यादा इसको नहीं ले रहा क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो कैरेक्टर रहा है, और जे रहीम साहब का जिक्र किया हसन निसार साहब ने, मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद उनके साथ जो कुछ हुआ उससे सीखा बहुत कुछ, और फिर उन्होंने दोबारा उस लेवल तक जाके ये हरकतें नहीं की। सियासी तौर पे उन्होंने बहुत गलतियां की हैं, इंतज़ामी तौर पे भी बहुत गलतियां की हैं, लेकिन जो तशद्दुद का रास्ता उन्होंने इख्तियार नहीं किया उसके बाद जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुआ था। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने सीखा है। और एक जो बात बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं बार बार, मैं समझता हूँ, मेरा हुस्न ज़न समझ लें आप कि ये है कि वो सिर्फ इलेक्शन की वजह से ये बात कर रहे हैं। उनके अंदर 80s और 90s की रूह हलूल नहीं की हुई उन सियासतदानों की जो वो इस तरह की जिनको वो खुद भी तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं और कहते हैं कि 80-80 साल के सियासतदानों को अब रिटायर होना चाहिए। तो अगर वो उनको मशवरा देते हैं रिटायर होने का, तो उन्हीं की पॉलिसीज़ पे वो ना चलें तो बेहतर है। चाहे ज़ुबानी तौर पे भी चल रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि माजी करीब में ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज जो हैं वो नई नस्ल के जहनों पर नक्श हो जाते हैं हमेशा के लिए, और फिर उनको वहाँ से खुरचना मुमकिन नहीं रहता। तो बिलावल भुट्टो जरदारी जवानी के जोश में और इलेक्शन जीतने की ख्वाहिश में इतने ज़ख्म मज़ीद ना लगा दें, या कोई ऐसी नई नस्ल को एक और ट्रैक पे एक और झूठे ख्वाब दिखा के उसके पीछे ना लगा दें जिसकी ताबीर मुमकिन ना हो। हम पहले ही बहुत ज़्यादा खलफ शार का शिकार हैं, और बहुत जो सेन लोग हैं इस मुल्क में वो बार बार ये कह रहे हैं कि इस टेम्परेचर को ठंडा किया जाए और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो नफ़रत और जहर जहनों में घोला जा रहा है इसको बंद किया जाए। और सबसे ज़्यादा उम्मीद बिलावल भुट्टो से इसलिए है कि वो मगरबी तहज़ीब को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मगरब के निज़ाम को, निज़ाम तालीम को अच्छी तरह जानते हैं, और वहाँ की सियासत में तो जितनी भी मुनाफ़कत हो, ख़ास तौर पे तीसरी दुनिया के ममालिक के ख़िलाफ़, लेकिन अपने ममालिक के लिए उनकी जमहूरियत और उनका जो रिकॉर्ड है अपने शहरियों के
बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए वो बहुत बेहतर है हमारी निस्बत। अब सर साहब कतई कलामी की माजरत, आपने हुस्ने जन की बात कर दी, हुस्ने जन के ये इलेक्शन के लिए उनकी स्ट्रेटेजी है, आपने उनसे उम्मीद का भी इजहार कर दिया। मेरा अब आपसे एक सवाल है, ये जो दबाव है जो वो अपने इन स्टेटमेंट्स के जरिए बना रहे हैं और वक्ती है टू मेक बेटर डील फॉर इलेक्शन फील्ड, आपके ख्याल में जो वो चाह रहे हैं वो उनको फिर मिल जाएगा इसके नतीजे में? आपका इस पे पॉलिटिकल एनालिसिस क्या है? और ऑलरेडी मिल चुका है उनको। आपने देखा नहीं था कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो गुड कॉप खेलते हैं, बिलावल भुट्टो साहब सर मैं पोस्ट इलेक्शन पूछ रही हूँ ना, ये स्ट्रेटेजी पोस्ट इलेक्शन के लिए है। नहीं देखिए, आप अभी तो प्री इलेक्शन चल रहा है ना, प्री इलेक्शन में उनको मिल गया ना। और बलूचिस्तान में बाप पार्टी किसके साथ गई? सिंध में उनके साथ बहुत सारे लोग चले गए, पंजाब में, जनूबी पंजाब में बहुत सारे लोग चले गए। वो लाहौर में अपनी बहुत अच्छी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, उनकी पोजीशन मजबूत दिखाई दे रही है। तो ये सारा उनको जो चाहिए तो वो मजीद लेना चाह रहे हैं। तो एक वक्त था, आपको याद होगा, ये कहा जा रहा था कि शायद सिंध में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका ना मिले इस दफा हुकूमत करने का। लेकिन ना सिर्फ उन्होंने सिंध इंश्योर करवाया है, बल्कि अब तो वो बलूचिस्तान और पंजाब में भी इन रोड्स बना रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो उनको चाहिए तो वो मिल रहा है, लेकिन जाहिर है मजीद उनके लिए उन्हें कोशिश करनी चाहिए। ख्वाहिश मेरी सिर्फ ये है कि ये हुस्ने जन ही रहे और ये सिर्फ इलेक्शन तक ही हो। बिलावल भुट्टो के अंदर वो तासुब ना आए जिसकी कभी कभी बू आती है उनसे, क्योंकि जनूबी पंजाब में जाके वो पंजाब को तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन कराची और सिंध की जब बात आती है तो फिर वो कहते हैं कि मरसू मरसू सिंध ना डेसू। तो ये जो उनकी दो तरह की पॉलिसीज हैं, इससे लोगों के जहनों में सवाल जरूर उठ रहे हैं। लेकिन बहरहाल मेरी फिर भी ये उम्मीद है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक खास लाइन से आगे नहीं जाएंगे। वो एस्टैब्लिशमेंट को भी अच्छी तरह समझते हैं, अपनी जमात की माजी को और हाल को भी अच्छी तरह समझते हैं। और मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का फ्यूचर जो कि बिलावल से वाबस्ता है, वो उसको खतरे में नहीं डालेंगे, ना कि खतरे की लाइन अबूर करेंगे। ठीक हो गया जी। शहजाद साहब आपकी जानिब आऊंगी। ये जो स्टेटमेंट अभी उन्होंने दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर ये चौथी बार बने तो ये गैर जमहूरी साजिश है और वो अवाम के साथ मिलकर इसको नाकाम बना देंगे। साथ ही वो जो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप है उसको प्लांटेड कहते हैं, यानी कि पीटीआई के वोटर को कह रहे हैं कि प्लांटेड है, इसकी वजह से आज आप लोगों के लीडर आपके साथ नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज करके एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट लेने की भी कोशिश कर रहे हैं, मतलब सारी एफर्ट उनकी टू गेन मोर की तरफ है क्या? मेरा ख्याल है वो तमाम वो जगह जहां पर उनको लगता है कि उनको शायद एग्रेसिवली उसको डील करना है, उस तरफ अपना पैगाम दे रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ दे रहे हैं। उनको ये पता है कि पीटीआई को अगर बुरा भला बोलूंगा या पीटीआई की कमजोरियों को जाहिर करूंगा तो हो सकता है कि उसके वोटर मेरी तरफ आ जाएं। जब वो ये बात करते हैं कि इलेक्शन का जो नतीजा होगा, अगर चौथी बार कोई वजीर आजम बनता है तो क्या वो इलेक्शन उनको फाल तस्वर किया जाएगा या वो आगे जाके उनकी अफादियत क्या होगी उस तरह के इलेक्शंस की, उसकी लाइफ कितनी होगी उस तरह की जीत की, तो क्या वो इलेक्शंस को फिर क्वेश्चन में लेके आते हैं। अब वजह ये है कि वो अपने नीचे से ग्राउंड को स्लिप होता हुआ देख रहे हैं। वो इसमें बिल्कुल पेटेंट पॉलिटिकल जगह सिक्का बंद ये सियासी चालें हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और बिलावल जिस तरह से मेहनत कर रहा है पंजाब के अंदर, मेरा ख्याल है उसकी दाद देनी चाहिए। वो बहुत अच्छे जलसे कर रहा है और बहुत मेहनत के साथ कर रहा है, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी का वो हिस्सा है, यही कुछ होना चाहिए पॉलिटिकल। लेकिन अब जब वो आप देखते हैं कि उसकी पोजीशन शिफ्ट हुई है, मिसाल के तौर पे अगर इलेक्शनों की अफादियत का मसला था तो उस वक्त बात करनी चाहिए थी जब पीटीआई एज अ पार्टी उसके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हो रही थी, उसका बल्ला छीन लिया गया, उसके बारे में मुख्तलिफ मसाइल खड़े किए गए, उसके लीडरान को जेलों से लड़ने नहीं दिया गया वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। उस वक्त बिलावल खामोश रहे, उस वक्त पीपल्स पार्टी खामोश रही। तो अब जब ये सवाल उठ रहा है और ये लार्जर सवाल हमारे सबके जहनों में है और पूरे पाकिस्तान की इलेक्ट्रेट के अंदर ये सवाल है कि इन इलेक्शन जो आने वाले इलेक्शन हैं इनकी अफादियत कितनी होगी, एक खास तौर पर उस तनाजुर में कि एक बड़ी पार्टी इससे बाहर होगी प्रैक्टिकली अपने पार्टी के तौर पे, भले उसके लोग मौजूद हैं। तो अब वो देखना ही है कि 8 फरवरी को जो वोटर्स हैं वो क्या नतीजा देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसका नक्शा हम बना सकते हैं। तो उस वक्त जब वो भी देख रहे हैं तो उसी चीज़ को वो दोहरा रहे हैं। असल में उन्होंने अपने हदफ जो हैं अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी के साथ साथ उनको तब्दील किया है। सबसे पहले उन्होंने अटैक किया पीएमएलएन को, फिर पीटीआई के वोटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की, फिर पीटीआई को हदफ बनाया और अब वो इलेक्शन के नताइज को हदफ बना रहे हैं। तो इसलिए स्लिपिंग ग्राउंड। अब उसका तरीका क्या है? तरीका ये है वो पॉलिटिकल प्रोसेस, बिल्कुल उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं ये वाजे कर दूं कि बिलावल का ये काम को गलत काम नहीं है। हमारे यहाँ जिस तरह की सियासत होती है वो सियासत का यही एक तरीका होगा।
लेकिन देखना यह है कि बिलावल के एक्चुअल चांसेस या कितने लॉजिकल चांसेस कितने हैं इस तरह की किसी भी तरीके से आगे नताइज अपने हक में लेने के लिए। एक ही तरीका है, बदकिस्मती से अच्छा स्टार्ट किया पंजाब में, लेकिन वो तरह से उस तरह पजीराई, उस तरह का वो फुटप्रिंट नहीं बन सका जहां पर आप ये कह सके कि बिलावल पांसा पलट देगा पंजाब की वजह से। ऐसा नहीं होने जा रहा। अच्छा, एक तरीका है कि पीटीआई भी उस तरीके से नहीं आगे आएगी, उसकी वजूहत हमारे सामने है, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। तो पीटीआई के जितने लोग आते हैं, पीपल्स पार्टी जितने लोग लेके आती है, अगर ये दोनों मिलके नेशनल असेंबली के अंदर इलेक्शंस के बाद पोज करते हैं वो चैलेंज जो कि पीएमएलएन को शायद एक फॉर्मिडेबल चैलेंज जिसे कहते हैं उस शक्ल में आए, तो फिर इसकी बात बनती नजर आती है। लेकिन अगर ये नंबर 3 हुआ, पीपल्स पार्टी नंबर 3 हुई, आजाद नंबर 2 आ गए, तो फिर क्या उस वक्त भी बिलावल उस तरीके से पीएमएलएन को चैलेंज करेगा, या फिर जरदारी साहब की बात को मुफाहमत का रास्ता फॉलो करते हुए फिर नंबर 2 बन के लैकी पीएमएलएन का फिर हुकूमत में जाके पीपल्स पार्टी बैठ जाएगी? तो ये वो सवाल है जो कि बिलावल को प्रैक्टिकली उस वक्त डील करने हैं जब वो मौका आएगा। लेकिन 8 फरवरी को क्या नतीजा आता है वो डिसाइड करेगा कि बिलावल क्या करेगा, पीएमएलएन की अफादियत कितनी है, या फिर पीटीआई का जो तरीका होगा वो किस तरीके से अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर पाएंगे। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, आपकी जानिब आऊंगी। हसन निसार साहब ने ऊपर एक बात की थी कि दुआएं कबूल होने के लिए भी जो सोच कर दुआ करनी चाहिए। आपके सामने सिनेरियो रख रही हैं। बिलावल भुट्टो जो हैं वो पोस्ट इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि अगर कोई चौथी बार आया तो फिर ये गैर जमहूरी साजिश होगी। इंतखाबात के बाद अगर नून लीग के पास अक्सरियत आती है तो पीटीआई से इस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी कहेगी। इस वक्त बिलावल भुट्टो ने जो बात की वो भी यही बात है। 3 मरतबा के वजीर आजम, 5 मरतबा आर्मी चीफ को लगाने वाले, एक को इस्तीफा, दूसरे को बरतरफ करने की कोशिश, तीसरे को एक्सटेंशन ना देने वाले, एक ऐसे वजीर आजम जिन्होंने 2 मरतबा जिला वतनी भी देखी, जेलों में भी गए। नवाज शरीफ, आज जो मियां नवाज शरीफ है, इख्तिदार लेकर मुस्तकबिल के लिए सियासी खसारे का सौदा कर रहे हैं या सियासी फायदे का, अगर जैसा बिलावल कह रहे हैं? सर, जो सियासतदान होते हैं और जो सियासी जमातें होती हैं उनका बुनियादी मकसद हुकूमत में इख्तिदार में आना होता है। ये पॉलिटिकल साइंस का जवाब है, मैं नहीं कह रहा। तो कोई जमात इस वजह से इक़्तिदार जाने से, इक़्तिदार में शामिल होने से नहीं रुक सकती कि उसको वहाँ जाके नुकसान होगा। हाँ, ये हम बात कर सकते हैं कि क्या वो जमहूरी असूलों के तहत हुकूमत में जा रही है या नहीं जा रही, कहीं वो फाउल तो नहीं खेल रही। और मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो ज़ाहिर है इस वक्त नज़र आ रहे हैं कि मैदान में सबसे बड़े खिलाड़ी वही हैं। जो दूसरा बड़ा खिलाड़ी है वो तो जेल में बंद है। और बिलावल वो खेल खेल रहे हैं जो हर चैलेंजर खेलता है। ये वो खेल है जो मियाँ नवाज़ शरीफ ने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ खेला था, और ये वो खेल है जो इमरान खान ने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ खेला था। और मैं ये समझता हूँ कि उन दोनों की निस्बत बिलावल पार्लिमानी आदाब के अंदर रहते हुए खेलों के असूलों के मुताबिक खेल रहे हैं। अगर उन दो के साथ आप इनको कंपेयर कर लें तो उनका जो टारगेट है, जो असल हदफ है, वो पंजाब का नाराज नौजवान है, जिसको वो ये कह रहे हैं कि देखो असल तब्दीली इधर है, तो मेरी तरफ आओ। मुस्लिम लीग नवाज का वोटर उनकी तरफ नहीं आएगा। उनका हदफ ये है कि वो अपने नाना जैसे बने, नाना की पोजीशन पंजाब में लें, जिनके पंजाब में 40% वोट हुआ करते थे, या कम से कम अम्मा जितने वोट लें, जो 30% वोट बैंक छोड़कर गई थी। लेकिन मसला ये है कि इन 2 इलेक्शंस ने, उनके अब्बा ने, जरदारी साहब ने पंजाब में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक 7% तक पहुंचा दिया है, सिर्फ 7%, जो मजहबी जमातों के वोट बैंक से भी कम है। इस वक्त उनको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है कि पंजाब जो 2 पार्टी प्रोविंस है, जिसमें हमेशा 2 बड़ी पार्टियां मद्दे मुकाबिल होती हैं, उसमें एक पार्टी इब्तला का शिकार है। वो पार्टी के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती, उसके पास सिंबल नहीं है, कोई मालूम नहीं कि उसका लीडर जो ज़ाहिर है बुनियाद सेंटर पर है अपनी पार्टी की, वो कब बाहर आएगा मैदान में, और आएगा या नहीं आएगा। तो ये उनके लिए मौका है कि इस वक्त की जो स्टेटस को पावर है, जो मुस्लिम लीग नवाज़ है, जो असल में 1988 से पॉलिटिकल स्टेटस को पार है पंजाब की, और ज़्यादा उन्होंने इलेक्शन जीते हैं, ज़्यादा उनका वोट बैंक रहा है, उसको चैलेंज करना है। उसको जब चैलेंज करेंगे तो वो वोट जो उनसे नाराज़ है उनकी तरफ आ सकता है। अब ये उनकी एक थ्योरी है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो,
लेकिन इसके पीछे जो हम देख सकते हैं हिकमत अमली वो ये है। अब इस इलेक्शन में क्या हो सकता है, मैं समझता हूँ कि अगर इस इलेक्शन में वो 7% वोट बैंक को 15% तक भी ले जाएं तो ये भी एक बड़ी कामयाबी होगी और आप कह सकेंगे कि पीपल्स पार्टी का रिवाइवल का अमल शुरू हो गया है। लेकिन ये भी आसान नहीं होगा, इसमें 2 बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब हुकूमत बनने लगेगी तो क्या पीपल्स पार्टी हिस्सेदार बनेगी मुस्लिम लीग के साथ? अगर हिस्सेदार बन जाती है फिर तो ये सारा खेल ख़त्म, फिर तो ये जितनी भी एफर्ट की, जितनी नाराज़गियाँ मोल ली, जितना एक दूसरे के साथ हालात ख़राब किए, मामलात ख़राब किए, वो भी गए और कोई भी पीपल्स पार्टी को या बिलावल को नवाज़ शरीफ का या मुस्लिम लीग नवाज़ का मुतबादिल नहीं देखेगा। फिर कभी आगे जाके कोशिश करनी होगी और जरदारी साहब की पूरी कोशिश होगी कि वो हुकूमत में ज़रूर हिस्सादार बने, क्योंकि उनकी जो सियासत है वो पेट्रनेज की सियासत है, लो और दो की सियासत है। उन्हें विफाक में हिस्सा चाहिए होगा ताकि उस हिस्से को वो बांट सकें, दोस्तों को, सपोर्टर्स को, इन्वेस्टर्स को दे सकें, सिंध में उसको इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अगर बिलावल ने कौमी लीडर बनना है, मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म बनना है, तो फिर उसको अपोजिशन के बेंचेस में बैठना होगा। और दूसरा चैलेंज जो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है और पुराना है, वो ये है कि पंजाब का सबसे टॉक्सिक ब्रांड, मैं बात नहीं कर रहा कि क्या है या क्या नहीं है, उस पर भी बात हो सकती है, वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं। पीपल्स पार्टी और बिलावल आसिफ अली जरदारी साहब का बोझ नहीं उठा सकते। और मसला ये है कि ऐसा होता है कि जिस तरह 2 नौजवान सिगरेट पी रहे होते हैं और अब्बा खांसता हुआ आ जाता है, इधर बिलावल कुछ करने की कोशिश करता है और जरदारी साहब खांसते हुए आ जाते हैं और कहते हैं ओ छोटे तू फिर सिगरेट पीता है, और उसको छोटा बना देते हैं। क्या बिलावल को आसिफ अली जरदारी उनकी अपनी हिकमत अमली पर चलने देंगे या दोबारा छोटा बना देंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें इस इलेक्शन के बाद में मिलेगा और इस सवाल का जवाब भी पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल मुतय्यन करेगा। दुरुस्त हो गया। तो गुफ्तगू में कंक्लूड किया जा सकता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तक के सियासी निशाने ले रहे हैं वो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, दबाव बना रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैगम साहब कह रहे थे जैसे कभी नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी या इमरान खान ने नवाज शरीफ के लिए बनाया, लेकिन उनसे बेहतर तौर पर पार्लिमानी आदाब के अंदर इस खेल को खेल रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे आपके वोट आखिर किस बुनियाद पर होते हैं। बड़ी जमातों ने आखिरकार मंशूर दे दिए हैं, आपके लिए क्या है और क्या नहीं, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मुल्क की तीनों बड़ी सियासी जमातों ने अपना अपना मंशूर जारी कर दिया है। पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात ने मिनो अन कभी अपने मंशूर पर अमल ही नहीं किया है। इसके बावजूद मंशूर किसी भी सियासी जमात की सोच और विजन को जाहिर करता है। इस मर्तबा नून लीग का मंशूर आने में बहुत ज्यादा वक्त लगा। तवक्को थी कि नून लीग अपने मंशूर में मुल्की मसाइल का भरपूर हल पेश करेगी। नून लीग के मंशूर के अहम तरीन निकात में पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाना, मौजूदा अदालतों पर बोझ कम करने के लिए पंचायती सिस्टम का नफाज, बड़े मुकदमात का 1 साल और आम मुकदमात का 2 माह में फैसला करने की पाबंदी, नैब को खत्म करने, कमर्शियल अदालतों का क़याम शामिल हैं। 1 साल में महंगाई में 10% कमी और 4 साल में महंगाई की शरह 4 से 6% तक लाने, 5 साल में रोजगार के 1 करोड़ से जायद नए मौके पैदा करने, गुर्बत में 25% और बेरोजगारी में 5% कमी लाने, 3 साल में इक्तिसादी शरह नमू 6% से जायद तक बुलंद करने, अफरादी क़ुव्वत की सालाना तरसीलात ज़र $40 अरब और तवानाई के बहरान को ख़त्म करने के लिए शमसी तवानाई से 10,000 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। आला तालीम के लिए बजट में 0.5% का इजाफा, खारजा पॉलिसी के अहम निकात में खित्ते में अमन और माशी तरक्की के लिए दीगर पड़ोसियों के अलावा भारत से भी ताल्लुकात बेहतर बनाना शामिल हैं, बशर्ते कि कश्मीर में किए जाने वाला गैर आईनी इक़दाम वापस लिया जाए। दूसरी जानिब PTI के मंशूर में ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने का ऐलान किया गया है। मुस्तहकम मईशत, बराबरी पर मबनी इंसाफ का निज़ाम, सेहत, तालीम और मौसमियाती तब्दीलियों से बचाव की इस्लाहात की बात की गई है। PTI आईनी तरमीम लाएगी। वज़ीर आज़म का इंतखाब बराह रास्त अवाम के वोटों से होगा और असेंबलियों की मुद्दत 4 साल तक कर दी जाएगी। जबकि पीपल्स पार्टी के इंतखाबी मंशूर का स्लोगन चुनो नई सोच रखा गया है। मंशूर के बुनियादी निकात में कहा गया है कि हर जिले में ग्रीन एनर्जी के नाम पर पार्क बनेगा, उजरत पर काम करने वालों की आमदनी को दुगना किया जाएगा। मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात से बचाव के लिए इक़दामात भी रखे गए हैं, जबकि हर जिले में एक यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी।
मजमूई तौर पर तीनों बड़ी जमातों का मंशूर भी दीगर सियासी जमातों की तरह अच्छे मुस्तकबिल के वादों पर मुश्तमिल है, लेकिन ये अहदाफ बिलखुसूस जिनका ताल्लुक माशी बेहतरी से है, हासिल कैसे होंगे, इस बारे में कोई काबिल अमल प्रोग्राम किसी मंशूर में भी दिखाई नहीं देता। अहम सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान के वोटर्स की अक्सरियत सियासी जमातों का मंशूर देखकर पोलिंग बूथ्स का रुख करती है या नहीं। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पीटीआई तीनों बड़ी जमातों ने मंशूर पेश कर दिए। किस जमात का मंशूर अवामी मसाइल के हल के लिए कितना काबिल अमल? हसन निसार साहब, आपके ख्याल में किसने अवाम की नब्ज पर हाथ रखा है? और ये भी कहिएगा कि क्या अवाम भी मंशूर देखते हैं हर बार वोट डालने से पहले? आप भी बड़े मज़ाहिया जुमले बोलती हैं। अवाम की नब्ज तो डूबी हुई है, खैर सियासी तौर पे भी डूबी हुई है। अच्छा, रह गया आपका सवाल, तो माजी की तरह हर पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हर नॉन पॉलिटिकल पार्टी का हर मंशूर बोदा, बेकार, फ्रॉड, ख्वाब फरोशी का शाहकार और नाकाबिल अमल है। ये हो जाएगा, वो कर देंगे, ये कर देंगे। कैसे कर दोगे? लॉजिकल तरीके से कन्विंस करो ना। इट टेक्स ओनली फ्यू लाइंस। जैसे सोलर वाली बात है, दैट मेक सेंस। उसकी वजह है बिजली के वो इतने यूनिट्स तक फलाना। आप अगर सोलर का फ्लड कर दें, उसमें फैसिलिटेट करें लोगों को, और ये और वो उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह वो सारा डाल के, दैट्स अचीवेबल। द रेस्ट स्टूपिड, हम्बग। सवाए पीटीआई मंशूर के एक नुक्ते, एक की बात कर रहा हूं या वादे के, और वो क्या, जो भी आपने मेंशन किया है कि वजारत उज़्मा की इस मनहूस सौदे की टर्म 4 साल की होगी। नाउ दिस इज द ओनली थिंग व्हिच इज अचीवेबल। जो बाकी जो कह रहे हैं वो भी नहीं, ओनली दिस इज अचीवेबल। कलामी की माजरत, वो तो फिर साथ ये भी कह रहे हैं कि वजीर आजम का बराह रास्त इंतखाब ये तरमीम के जरिए के बगैर मुमकिन नहीं, और ऐसा कोई मिसाल भी मौजूद नहीं दुनिया में जहां वजीर आजम का बराह रास्त इंतखाब होता हो। ये कैसे होगा? नहीं, उसको छोड़ दें। मैंने कहा है ना कि सवाए मंशूर के उनकी एक नुक्ते या वादे की, जो मैंने आपको मेंशन किया है कि मुद्दत कम हो जाए, आप ये 4 साल की टर्म बस खत्म। बाकी एक्शन रीप्ले है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो होगा वो फिर काबिल दीद होगा। जो जिस तरह के इलेक्शन पहली बार पाकिस्तान में हो रहे हैं, इसके नताइज भी पहली बार पाकिस्तान में अपनी किस्म के ही होंगे। बस पहली बार ऐसे इलेक्शन है तो फिर नताइज भी मुख्तलिफ आएंगे। तो सामने की बात है, कभी हुआ ऐसा? दांगलियां चलती थी, जो लू हो गया जी, फलाना हो गया। चलें शहजाद साहब बताइएगा, जो पहली बार जिस तरह के इंतखाब हो रहे हैं, हसन साहब कह रहे हैं, तो इसके नताइज आप क्या समझते हैं, कैसे होंगे? वापस मंशूर पे आ जाइएगा। साथ ही कि जो पीपल्स पार्टी का मंशूर है वो कह रहे हैं अपने आप को गरीबों, मजदूरों और पिसे हुए तबकात की जमात कहती हैं, और जो दावे किए हैं, जो उन्होंने मंशूर दिया है, क्या ये अक्कास है, प्रैक्टिकलिटी है? अच्छा, हम्बल ओपिनियन, मैं बिल्कुल मतलब पहली मर्तबा है कि मैंने किसी पार्टी का मंशूर इस तरीके से, या पार्टीज़ का मंशूर इस तरह अखबारात में देखा और उसको समझने की कोशिश की। यानी इससे पहले तो मंशूर कहीं आता था और कहीं हवा में उड़ जाता था, हमें पता भी नहीं होता था। दूसरी बात, आपने एक सवाल छोड़ा था कि क्या आवाम मंशूर को देख के वोट देते हैं? हरगिज़ नहीं। अगर हम जैसे लोग अभी मंशूर को देख रहे हैं या सिर्फ वो देखते हैं जिन्होंने शायद लिखा होता है, तो वो शायद उसके अलावा मंशूर मेरा नहीं ख्याल के हमारे यहाँ। तीसरी बात, जहाँ तक 2 पार्टियों का मैं जिक्र कर दूँ, पीटीआई का तो बेचारों का एक, जिसे कहते हैं ना कि लूला लंगड़ा मंशूर है, फॉर द सिंपल रीज़न कि उनकी पार्टी ही अपनी जगह पे मौजूद नहीं है। जहाँ लीडरशिप ना हो, जहाँ पॉलिटिकल इनपुट ना हो, जहाँ पर कोई सोच समझ के, सोच विचार के बाद कोई मामला ना किया गया हो, वहाँ पे इस किस्म की बातें होती हैं कि वज़ीर आज़म होगा, डायरेक्टली इलेक्टेड होगा, 4 साल के लिए होगा। भाई क्या मसलिस लिए, क्यों, वाई? ये तो कोई बताए ना कि क्यों होगा ऐसे, और इसका फ़ायदा क्या है, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है? तो कोई उसके बाद 2 लाइनें आगे 2 लाइनें पीछे लिख के लोगों को समझाने की कोशिश करो। फिर उसके बाद ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, ये वो जिसे कहते हैं एनोडाइन होम्योपैथिक स्टेटमेंट्स हैं जिनका कोई, और उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि वो पार्टी अपना वजूद इस वक्त उस तरीके से रखती नहीं है कि वो कोई काम की बात कर सके, उसको तो छोड़ देते हैं। आ जाइए पीपल्स पार्टी के ऊपर। पीपल्स पार्टी का मंशूर वो है कि मैं तनख्वाहें 2 साल के बाद या 4 साल के बाद डबल कर दूंगा। अच्छा, मैं 300 यूनिट से बिजली कम कर दूंगा, मुफ्त दे दूंगा। उसके बाद मैं किसान कार्ड भी दूंगा, मैं बेनज़ीर को भी बढ़ा दूंगा, मैं मजदूर कार्ड भी दूंगा, मैं वेल टू डू पाकिस्तान, क्या होता है वो, वेल डन पाकिस्तान कार्ड दूंगा, भूख मिटाओ प्रोग्राम। भाई ये क्या, ये कोई हलवाई की दुकान है?
कोई तरीका आता है? कैसे करोगे? पैसे कहां से आएंगे? कुछ भी नहीं है। बस ये वो जो है ना पहला सवाल कि बिलावल भुट्टो ये क्यों कर रहे हैं, उसके पास उसके नीचे से ग्राउंड स्लिप हो रहा है। पॉपुलिस्ट, देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं कि शायद मीडिया में कोई बैठ के कभी सवाल पूछेगा, और फिर शायद उनको ये भी पता है कि आज तक कभी किसने देखा है कि मंशूर क्या था और बोला क्या था जलसों में और अचीव क्या किया। आज तक कभी किसने कुछ नहीं किया। तीसरी बात, पीएमएलएन का पहली मर्तबा ऐसा मंशूर है जो कि किसी चीज से रिलेटेड है, कोई फिगर्स हैं, कोई फिगर्स को हम चेक कर सकते हैं 2 साल बाद, 4 साल बाद। उन्होंने फिगर 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 साल के दिए हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, अखबारात में हर चीज अवेलेबल है और बेहतरीन तरीके से उसको डायसेक्ट किया गया। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आईएमएफ है उसके जो अहदाफ हैं उनके साथ बिल्कुल मेल खाता है, आराम से चलता है। जो SIFC है, जो कुछ उन्होंने जहां तक ले आए हैं वहां पे बिल्डअप करता है। उसके बाद इसका मतलब है कि वो महसूस कर रहे हैं और उनको मदद हासिल है कि वो इसके बाद हुकूमत बना के इसी प्रोग्राम को लेके आगे चलेंगे। उन्होंने कोई ऐसी कंटेंशियस बात नहीं की जो कि SIFC या IMF को बुरी लगे या उनको उनके खिलाफ जाए। वो जो कह रहे हैं वो उसी लाइन पे चल रहे हैं जो कि लाइन ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दी गई है। ये पीएमएलएन के मंशूर की बात कर रहा हूं। लेकिन एज ए वोटर, एज ए पाकिस्तानी शहरी, हमारे पास हाथ में ये वो चीजें आ गई हैं जिसके बाद मैं 4 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद उसको चेक कर सकता हूं कि तुमने ये कहा था, इस सफर में शुरू किया, वो अचीव होता है या नहीं होता। अगर 5% कह रहे हैं, 4% पे पहुंचे या कि नहीं पहुंचे। इसी तरीके से पॉवर्टी अगर 40 से 25 पे लेके आनी है तो क्या कोई 30 पे हम आ गए कि नहीं आए, 32 पे आ गए कि नहीं आए। तो कम से कम मेरे लिए चेक करने के लिए चीजें मौजूद हैं जिसके ऊपर के हम उनको भी होल्ड देम टू टेस्ट और चेक कि भैया तुमने अचीव किया कि नहीं किया। इसलिए पीएमएलएन का मंशूर पहली मर्तबा ऐसा मंशूर जिसको हम सामने रख के उससे सवालात पूछ सकते हैं। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अब्सार साहब और जैगम साहब की राय क्या है आप जान सकेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले शहजाद साहब अपनी राय दे रहे थे जो मंशूर दिए गए हैं जमातों की तरफ से, तो मुस्लिम लीग नून के मंशूर पर बात हो रही थी अब्सार साहब, और देखा जाए तो वाकई उसमें टारगेट सेट किए गए हैं। बताया गया कि शरह नमू को 6% तक लाया जाएगा। IMF के अहदाफ के क्लोज रख के चीज़ें हैं जो शहजाद साहब भी बात कर रहे थे। आपके ख्याल में आप जब तमाम मंशूर को देखें तो कितने काबिल अमल हैं, और आपकी राय में भी खुद अवाम लोग कितना जानते हैं वोट डालने से पहले कि कौन सी जमात क्या ऑफर कर रही है उनको अगर उन्हें वोट दिया जाए? ये आइडियल सिचुएशन है जो आप बात कर रही हैं कि अवाम मंशूर को जाने और उसके मुताबिक वोट दें। और यूरोपियन ममालिक में या जहाँ पे जमहूरियत बहुत मजबूत हो चुकी है, मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वहाँ तो मंशूर के मुताबिक ही सियासी जमातों को वोट मिलते हैं और मंशूर एक बहुत आम चीज़ होता है। लेकिन हकीकत ये है कि हमारे मुल्क में मंशूर की कोई इतनी औकात नहीं होती और वो एक लिखाई पढ़ाई है सिर्फ, जिसको जल्दी जल्दी से लिख के एक आपने टिक बॉक्स करना होता है कि ये भी हमने काम कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो टिक बॉक्स एक है, वो कर लिया टिक आपने। लेकिन इस दफ़ा जैसे शहजाद साहब ने कहा है कि ये इस दफ़ा थोड़ा सा एहसास हुआ सियासी जमातों को और उन पर प्रेशर भी आया है, इस पर बात भी हो रही है मंशूर की, और इसीलिए शायद मुस्लिम लीग नून का मंशूर जो है वो ज़्यादा वाज़े और काबिल अमल लग रहा है। लेकिन अमली तौर पे क्या होगा इंतखाबात के बाद, असल बात यह है कि मंशूर उस वक्त हवा में उड़ जाता है जब 2 या 3 सियासी जमातें या मुख्तलिफ सियासी ग्रोह मिलकर हुकूमत बनाते हैं। मसलन अगर इन इंतखाबात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI मिलकर हुकूमत बनाएं तो दोनों के मंशूर में मुतजाद बातें हैं और वो इकट्ठे चलना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। बीच में MKM का मसाला डाल लें, आप किसी और सियासी जमात का तड़का लगा लें। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आवाम को ये फैसला करना चाहिए कि एक सियासी जमात कम से कम सिंपल मेजॉरिटी ले, ताकि उसको आवाम भी और मीडिया भी ये पूछ सकें कि आपने ये मंशूर दिया था, आपको इसमें क्या रुकावट आई, अनलेस कि कहीं आईनी तरमीम करनी है और उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तो वो अलग बात है। और उसमें मेरा ये ख्याल है कि अगर एक सियासी जमात के पास सादा अक्सरियत हो और वो अपने मंशूर पर अमल करे तो 2 नुकात जो है, दो हमारे मुल्क में जो सबसे बड़े मसले हैं इस वक्त, वो ये है, एक तो मईशत का है, नंबर 1। जिस हुकूमत, जो भी पार्टी हुकूमत में आए, उसके लिए पहला 1 साल बहुत ज़रूरी है। जो हसन निसार साहब बता रहे थे ना, अभी जिस खदशे का इजहार कर रहे थे, मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ और मुझे उम्मीद है कि हमारे मुल्क के हालात भी बेहतर होने हैं। रूढ़ी की भी सुनी जाएगी एक दिन, और रूढ़ी ने तो यही रहना है ना, वो तो नहीं जा सकते कहीं।
तो हमारी भी शायद सुनी जाए। लेकिन एक सियासी जमात जिसको अक्सरियत आए, उसके लिए पहला साल बहुत अहम है। उसमें मईशत को और अदालती निज़ाम को अगर वो दुरुस्त पटरी पर डाल सकें, मैं ये नहीं कहता कि वो बेहतरीन हो जाएंगे, लेकिन एक समत दुरुस्त कर दें, तो मैं समझता हूँ अपने मंशूर का 50% तो वहीं अचीव कर लेंगे। बाकी बातें जो है ना, वो बात की हैं, और ना ही पूरा कोई सियासी जमात मंशूर कर सकती है, ना होगा। तो ये दो बातें, दो मामलात ऐसे हैं जिससे आवाम को फौरी तौर पे शॉर्ट टर्म और मिड टर्म रिलीफ मिलेगा, और अदालती निज़ाम बेहतर हो जाए तो लॉन्ग टर्म रिलीफ है। इसके लिए क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, किस तरह सबको साथ लेके चला जा सकता है, इस पे अमली तौर पे करना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया जी। ज़ैगम साहब आपकी तरफ आऊंगी, एक तो कमेंट कीजिएगा मुख्तसरन तीनों मंशूर का, अगर आप किस तरह समझते हैं काबिल अमल किसका है। एक पीटीआई ने बात की जो ऊपर भी हमने जिक्र किया, वजीर आजम का बराह रास्त इंतखाब किसी पार्लिमानी निज़ाम में ऐसा नहीं है, ये कहाँ से नज़ीर लेकर आए हैं? क्या पीटीआई बिलवास्ता तौर पर फिर वही बात सदारती निज़ाम लाने का इंदिया दे रही है? अफसार साहब ने अवाम को मशवरा दिया कि वो किसी पार्टी को सादा अक्सरियत दें। किसी पार्टी के सादा अक्सरियत लेने का इन्हिसार जो है वो इस बात पर है कि मिसाला हल्का होगा या तेज़ होगा। अगर मिसाला थोड़ा तेज़ होगा तो आसानी से सादा अक्सरियत मिल जाएगी। देखिए, मुस्लिम लीग नवाज का आप लोगों ने हांडी बनानी शुरू है, कर दी है मसाले डाल डाल के जी। तो हमने क्या बनानी है जी, हमने तो खानी है 5 साल जो पकेगा। ठीक है। मुस्लिम लीग नवाज के मंशूर ने मुझे एक दफ़ा तो यरका दिया। जब मैं उनकी वेबसाइट पर गया और मंशूर वाले पोर्शन पर गया तो वहाँ पे लिखा हुआ था स्लोगन, हम तैयार हैं फिर से। तो मेरी आंखों के सामने डार साहब का पुरजलाल चेहरा आ गया और 16 माह की कारकर्दगी आ गई। लेकिन मंशूर पढ़ा तो अच्छा लगा, बहुत मेहनत से लिखा गया है, बड़ा कंप्रीहेंसिव है और उसमें बहुत सी दिलचस्प बातें, हर शोबे का अहाता है। मैं हर मंशूर की एक एक दो दो बातों पे बात करूंगा क्योंकि जाहिर है तफसील से बात करना मुमकिन नहीं। एक तो उन्होंने कहा जी 62, 63 को असल सूरत में लाएंगे। अब इस पर डिबेटेबल है, मतलब जो 18वीं तरमीम में थोड़ी सी तब्दीलियां की गई थी शायद उसको पीछे ले जाने की बात कर रहे हैं, ज़ियाउल हक साहब तक ले जाने की बात करें, क्या करें, लेकिन मौजूदा हालत को चेंज करना चाह रहे हैं 62, 63 की, और नैब का ख़ात्मा चाहते हैं। ये वो दो चीज़ें हैं जिनकी मुहाफ़िज़ मुस्लिम लीग नवाज़ थी। लगता है कुछ समझ आई है, मुश्किल से आई है लेकिन चलो आई है, अल्लाह करे सब जमातों को बहुत कुछ समझ आए। निज़ाम इंसाफ की बात की, बहुत अच्छी बात की, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को की जिसको उन्होंने पंचायती निज़ाम कहा। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह पंजाब में बहुत आला काम करके आए हैं, उस पर बिल्ड करने की ज़रूरत है। कमर्शियल कोर्ट्स की बात की, बहुत सी काबिल अमल तजवीज़ें हैं जिन पर आसानी से अमल हो सकता है। और सबसे अहम बात मईशत है। मईशत में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उम्मीदों पर मबनी हैं जो मुझे नहीं लगता कि अमल दरामद हो सकेगा। मिसाल के तौर पर 6% ग्रोथ जो हमें होनी चाहिए वो कह रहे हैं कि 3 साल में। देखिए, हमारा मसला ये है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम हैं और जैसे ही ग्रोथ होती है तो हम उल्टे जा गिरते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक स्टडी ने कहा था कि 3.5% से ज़्यादा ग्रोथ पाकिस्तान को उस वक्त तक उल्टी पड़ेगी जब तक कि पाकिस्तान अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को काबू नहीं पा लेता, यानी तिजारती जो खसारा है उसको काबू नहीं पा लेता, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा लेता। कहा गया हम $60 अरब तक लेकर जाएंगे, तकरीबन दुगनी, बहुत बड़ी बात है। अच्छे प्रॉमिसेस हैं, चलें वो जितना भी अचीव कर ले मेरे ख्याल में अच्छी बात होगी। देखिए, पीटीआई की हम वही बात कर लेते हैं जो आपने कही, आधा तीतर आधा बटेर। ये वो काम है जो पाकिस्तान के हर डिक्टेटर ने करने की कोशिश की कि उन्होंने पार्लिमानी निज़ाम का एक मिक्सचर बनाया उन्होंने सदारती निज़ाम से, और ये खच्चर पाकिस्तान में कभी भी नहीं चला। वज़ीर आज़म होता है, वो पार्लिमान से आता है, पार्लिमान को जवाबदेह होता है, जब तक पार्लिमान का एतमाद उसको हासिल होता है वो वज़ीर आज़म रहता है, जिस दिन हासिल नहीं होता उस दिन नहीं रहता। या तो फैसला कर लें, सीधी सीधी बात करें कि सदारती निज़ाम चाहिए। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल नाकाबिल अमल तजवीज़ है। पॉपुलेशन पे उन्होंने बात की है जो मुझे पसंद आई, पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत अहम है। मुस्लिम लीग नवाज ने इस पर बहुत ही होम्योपैथिक बात की, इत्तफाक राय कायम करेंगे। अरे भाई, कब इत्तफाक राय कायम करेंगे? जब 50 अरब आबादी हो जाएगी आपकी, कब करेंगे? ठीक है जी। आखिरी बात देख लेते हैं पीपल्स पार्टी की। बहुत सी अच्छी बातें भी हैं लेकिन बेशुमार उसमें हवाई बातें हैं। तालीम सबके लिए, एक बात आपको बताऊं,
इस वक्त पाकिस्तान में 32% स्कूल से बाहर है बच्चे, सिंध में 44% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। जो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, उसमें से 80 लाख बच्चे सिंध के। खत्म हो गया और यकीनन एक अहम इशू है और आप बहुत तफसील से इनका कंपैरिजन सामने रख रहे हैं। दीजिए आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।